हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग करेंगे वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर से कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं वो कई बार बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग नीचे उसके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर जो भी वीडियो यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं, अगर आप लोग उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आप लोगों को करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आपको पीडीएफ और उसके बाद जब ये लेसन खत्म हो जाएगा तो इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे उसको भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग अपना डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं वो समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आपको अपने बोर्ड पेपर एग्जाम में, हाई स्कूल के मैथ के एग्जाम में अगर आपको 95 प्लस नंबर लाना है तो आज से अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए दी गई संख्याएं भाज्य क्यों हैं। ठीक है, व्याख्या करनी है कि दी गई संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो भाज्य होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? अगर संख्याएं दी गई हैं तो उनको भाज्य होने के लिए क्या शर्तें हैं? तो भाज्य होने के लिए पहली शर्त ये है कि जो है दो संख्याएं, दो अभाज्य संख्याओं के रूप में अगर हम उनको तोड़ दें, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के रूप में अगर हम उनको तोड़ दें तो उनका जो गुणनफल होगा वो एक भाज्य संख्या आएगा। जैसे अगर हम बात करें 7 की, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम बात करें 7 क्या है, अभाज्य संख्या है और इसको जो है हम गुणा कर देते हैं मान लीजिए 5 से। ठीक है, 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, 7 बचे 35 आएगा। अब 35 कैसी संख्या है? 35 जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, दो अभाज्य संख्याएं हमने ली, दो अभाज्य संख्याओं को हमने गुणा कराया तो जो संख्या मिली वो कैसी संख्या मिली हमें? भाज्य संख्या मिली। तो जब किसी संख्या को हम दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है पहला क्वेश्चन, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। ठीक है, ये पद है एक, इसमें हमें दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले एक पद ये बन गया तो आपका, ठीक है, यहाँ पर ये इतना एक पद है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। एक पद आपका ये है और दूसरा पद आपका ये है। ठीक है, अब इन दोनों पदों में देखिए कॉमन क्या है, 13 क्या है, कॉमन है, तो 13 को हम बाहर निकाल लेंगे। 13 यहां से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या अंदर क्या बचेगा, देखिए आप लोग, यहाँ 7 बचेगा और गुणे 11 बचेगा और फिर उसके बाद 13 निकल गया है, गुणे 1 बचेगा और यहाँ प्लस का साइन लगेगा। 13 निकल गया तो यहाँ भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 13 आप ऐसे लिख लीजिए और इनका गुणा कराइए, 11 सते 77 और प्लस 1 यानी 78। यहाँ पर गुणे का साइन है, गुणा 78। ठीक है, अब जो है 78 को हम अगर अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे? तो 78 का हमने बताया था आप लोगों को कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, देखिए आप लोग, 78 है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो इसको हम पहले 2 से काटेंगे तो ये आएगा 39, उसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो 13 आएगा और फिर 13 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा इसको हम लिखेंगे 13 गुणे 78 को हम क्या लिखें, 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बराबर का साइन लगा दीजिए आप लोग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और गुणे 13 का स्क्वायर, 13 का
स्क्वायर। अब ये क्या है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ गया, ठीक है, या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ गया। तो इनका जब गुणा कराएंगे तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, भाज्य संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह, लिख देंगे इसका फाइनल आंसर, चूंकि यह 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, गुणनफल के रूप में है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसकी जगह कोई जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आ जाए, कोई भी संख्या दे सकता है यहाँ आपको, तो उसको हम क्या करेंगे, हमें अगर भाज्य संख्या सिद्ध करनी है तो क्या करेंगे, उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देंगे। अगर हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देंगे 2 या 2 से अधिक, तो कॉन्सेप्ट बन गया कि या मतलब जो संख्याएं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती हैं, जब उनका हम गुणा कराते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, एक भाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। ऐसे सेम दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ लाइन खींच लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक पद ये है और दूसरा पद ये है, दोनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, 5, ठीक है, दोनों पदों में 5 कॉमन मिल रहा है। 5 को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 7 बचेगा, 7 गुणे 6 और गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, और प्लस का 1 बचेगा, ठीक। अब इनको हम गुणा करके जोड़ लेते हैं, तो 5 ऐसे लिख लीजिए, इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, 42 का गुणा 24 से कराएंगे तो 42 गुणे 24 कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 के 8, हासिल बचे 4, और फिर 24 चौको 96 और 4 100, ठीक, 1008 हो जाएगा इसका गुणा, 1008 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 5 और यहाँ गुणे का साइन है गुणा, और 1008 में अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1009 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 1009 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये केवल अपने आप से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, ठीक। तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर हम कराते हैं तो हमें क्या मिलेगी, भाज्य संख्या मिलेगी। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ चूंकि यह 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, गुणनफल के रूप में है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक। बस इतना आप लोग अगर लिख देंगे तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आसान होने के साथ साथ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी हमने आपको कॉन्सेप्ट सहित आपको बता दिया है कि अगर कोई
अदर क्वेश्चन भी आता है इसके स्थान पे, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, मतलब 6 की घात n जो संख्या, n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब 6 की पावर में अगर कोई संख्या हम लेके आए तो उसका गुणनफल क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। इसका कहने का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं, 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगा, तो n बराबर अगर हम 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 6 की घात 1, और 6 की घात 1 का मतलब 6। n बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो इसका मतलब हुआ 6 की घात 2, मतलब कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक, n बराबर 3 रखते हैं तो 6 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 216 हो जाएगा ये। उसके बाद n बराबर हम 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 की घात 4, बराबर में ये हो जाएगा 6 छंग 36, और उसके बाद 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे निकालते हम चले जाएंगे तो कहीं भी कोई भी नंबर हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि लास्ट में, यहाँ देखिए 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। यानी 6 की पावर n में अगर कोई भी नंबर होगा तो उसके लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है n का मान कि जिसमें अंक जो है 0 पर समाप्त हो जाए। ठीक है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या शर्त होती है, किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 या 5 संख्या का गुणनफल होना चाहिए, क्योंकि 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 आएगा। अब इस संख्या का गुणा अगर किसी भी संख्या में कर देंगे तो वो संख्या किस पे समाप्त हो जाएगी, 0 पर समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम 3 में कर दें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 तिया 30। अब देखिए लास्ट में कितना आ गया, 0 आ गया। यानी अगर किसी संख्या के गुणनफल में, अभाज्य गुणनफल में अगर 2 और 5 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखना पड़ेगा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कि यदि कोई संख्या, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, देखिए आप लोग, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, लिखते हैं यदि कोई संख्या किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, ठीक है, किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 निश्चित रूप से होने चाहिए। 2 व 5 निश्चित रूप से होने चाहिए, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी संख्या को अगर हमें 0 पर समाप्त करना है तो उनके अभाज्य गुणनफल में निश्चित रूप से 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 जब तक नहीं होगा तब तक वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं जो हमें दिया गया है 6 की पावर n, क्या दिया गया है, 6 की पावर n, यानी 6 की घात n दिया गया है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, मतलब 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3, ठीक, 2 तिया 6, और उस पूरे की घात कितना है, n है, तो यहाँ पर घात क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। या इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n और गुणे 3 की घात n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पूरी की पावर क्या है, n है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात n और गुणे 3 की घात n। अब यहाँ पर देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है,
ठीक है, 2 तो है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि किसी संख्या को अगर 0 पर समाप्त करना है तो उसके भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से होने चाहिए, 2 और 5 निश्चित रूप से होने चाहिए। लेकिन यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर कि अतः, आंसर क्या लिखेंगे, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, संख्या n के लिए संख्या, जो क्वेश्चन में कह रहा है वही लिख दीजिए। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 6 की घात में हम लगा दें तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने अब यहाँ पर देखा 6 की घात अगर कुछ भी करेंगे तो लास्ट में उसके 6 ही आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए 6 की पावर n में कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है कि जिसको हम n के स्थान पर रख दें तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसका रीजन यहाँ पर है क्योंकि यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 होता तब ये कहीं ना कहीं 0 पर समाप्त हो जाती इसके अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, जो ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया इस तरीके का एक क्वेश्चन आपकी बुक में और है। जैसे यहाँ पर हमने बताया 6 की पावर n वाला, आपके बुक में एक क्वेश्चन है वो 4 की पावर n में है। ठीक है ना, तो वो भी सेम ऐसे लगेगा। तो जैसे 4 की पावर n है तो 4 का भाग मतलब जो है 4 का जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा। और 2 इंटू 2 की पावर जब n करेंगे हम, तो अब यहाँ भी 2 की घात n है लेकिन 5 की घात n नहीं है। मतलब 2 गुणे 5 का अभाज्य गुणनखंड चाहिए, जैसा कि हमने बताया आप लोगों को। जैसे इस क्वेश्चन में आएगा कि सिद्ध कीजिए 4 की पावर n संख्या जो है n के किसी मान के लिए अंक 0 पर समाप्त होती है। क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं इसी बेस पर। ठीक है, तो किसी संख्या के अंत में अंक 0 आने की क्या संभावना होती है, हमने आपको बताया कि उस संख्या में 2 और 5 का निश्चित रूप से होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा 2 गुणे 2 की घात n। ठीक है, 2 गुणे 2 की घात n बनेगा। लेकिन 2 तो इसको हम तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, जबकि दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, मतलब 4 की घात n में n का कोई ऐसा मान नहीं है जो अंक 0 पर समाप्त हो सके। ठीक है ना, बस एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर अगर कुछ भी आ जाए 4 की घात n, 6 की घात n या मतलब जो है और कोई नंबर आ जाए तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर उसमें 2 और 5 निश्चित रूप से आ जाते हैं तो वो संख्या जो है लास्ट में अंक में 0 आएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आपके पूछता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पर लिखते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सोनिया
लगा समय, लगा समय, कितना समय लगता है सोनिया को? 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, उस मैदान को चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, वृत्ताकार पार्क है, उसका चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि एक लड़का है, उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे रवि को लगा समय, रवि को लगा समय, रवि को जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 12 मिनट का टाइम लगता है रवि को। ठीक, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। आगे क्या कह रहा है? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद दोनों एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे देखिए, ये है आपका वृत्ताकार पार्क। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से सोनिया है और रवि है, दो, एक लड़का है एक लड़की है। ये दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। तो कह रहा है कितने समय बाद वो दोनों इसी बिंदु पर आकर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, जब एक साथ की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, 18 और 12 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे मान लेंगे टी समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। माना टी समय में दोनों एक दूसरे से उसी बिंदु पर मिलेंगे, उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो टी समय बाद हमें समय निकालना है, तो टी बराबर क्या होगा? इन्हीं दोनों का हमें क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 व 12 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, बस समय हमें मिल जाएगा। तो 18 का एलसीएम अलग निकालते हैं और 12 का एलसीएम अलग। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, और फिर यहाँ 3 1। 12 का निकालेंगे तो 12 का आएगा 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, उसके बाद 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है। 18 का भाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक है, और 12 का कितना आया? 12 का आया 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम हमने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो मिल रहा है उसमें से 1 निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 2 मिल रहा है और उसके बाद 1 3 मिल रहा है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लाइन खींच के, एलसीएम बराबर, इसमें से 1 2 निकालेंगे, 2 निकल गया। उसके बाद जो है फिर ये 2 और ये 3, इसका जोड़ा नहीं मिला है तो इसको भी लिखा जाएगा। तो 2 गुणे 3, और फिर इस पेयर में से 1 3 निकाल लेंगे तो 1 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, गुणा करा लीजिए तो एलसीएम बराबर कितना आएगा? 2 दूना 4 3 12 3 36। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया?
36 आ गया। यानी समय जो है वो 18 12 का एलसीएम है, तो समय बराबर कितना समय लगेगा, 36 मिनट लगेगा, क्योंकि दोनों को इसको 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट लगते हैं। तो जो पूरा टाइम होगा जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो 36 मिनट बाद दोनों यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से उसी मतलब उसी बिंदु मतलब जिस बिंदु से चले थे यहां से, उसी बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, एक साथ बोल रहा था इसीलिए हमने यहाँ पर क्या निकाला, एलसीएम निकाला। ठीक है ना, अगर ये कहता अलग अलग या मतलब पर्टिकुलर कोई एक की बात करता तब फिर हम वहां पर एचसीएफ निकालते, लेकिन यहाँ पर एक साथ पूछ रहा है तो एक साथ हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में आप आ चुका है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है आपका बड़ा क्वेश्चन करके सब्जेक्टिव में पूछ ले, या एक नंबर करके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें भी पूछ सकता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस एक पैटर्न का क्वेश्चन और बचा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बुक में क्वेश्चन होगा कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √2 + 5 √3, ऐसे करके मतलब 2 पदों में पूछ सकता है। एक तो या तो सिंगल वाला पूछेगा कि सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, ठीक है, √7 आ सकता है। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए √2 √3 √5 √7 एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसे करके पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन बचा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवल एक पैटर्न का क्वेश्चन बचा है, इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। बाकी इसका मतलब जो है पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग जाके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना है। बस केवल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।